हर किसी के मन में यह सवाल होता है कि तारे क्या हैं, ब्रह्मांड कैसा है, धरती बाहर की दुनिया कैसी है। और सभी लोग जानना चाहते हैं कि इन बादलों के पीछे क्या है। क्या अंतरिक्ष में भी कोई रहता है, या क्या वहाँ पर भी हम जीवन व्यतीत कर सकते हैं। हर कोई स्पेस के बारे में जानने को बड़ी इच्छुक होता है। बढ़ती टेक्नोलॉजी और रोज़ नए नए प्रयोगों से प्राप्त होने वाली अंतरिक्ष की जानकारी हमें इस बारे में जानने के लिए और अधिक उत्सुक बनाती हैं। हमारे इसी तरह के कई सवालों के जवाब को खोजने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा एक संस्थान की स्थापना की गई, जिसका नाम नासा है। हमारे देश में भी इस तरह के कार्यों को अंजाम देने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो की स्थापना की गई है। इन दोनों का ही कार्य स्पेस से जुड़े कई सवालों के जवाब के बारे में जानना और स्पेस में होने वाली घटनाओं के बारे में जानना है। आपने बहुत बार इन संस्थाओं के बारे में समाचार पत्रों में पढ़ा होगा या सुना होगा। आज हम आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देंगे। नासा संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्र शाखा है। इसका गठन राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष वैमानिकी को ध्यान में रखकर 19 जुलाई 1958 को इसकी पूर्व अधिकारी संस्थान नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स के स्थान पर किया गया था। नासा का मुख्य कार्य अंतरिक्ष कार्यक्रमों और एरोनॉटिक्स यानी कि वैमानिकी के बारे में रिसर्च करना है। अगर नासा का फुल फॉर्म कहें तो इसका फुल फॉर्म होगा एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। फरवरी 2006 से नासा का लक्ष्य भविष्य में अंतरिक्ष अनुसंधान और वैज्ञानिक खोज जैसे एरोनॉटिक्स और एरोस्पेस को बढ़ाना है। 14 सितंबर 2011 को नासा ने घोषणा की है कि उन्होंने एक नए स्पेस डिजाइन सिस्टम का चुनाव किया है, जिससे अंतरिक्ष यात्रा स्पेस में और अधिक दूर तक सफर करने में सक्षम हो जाएंगे। नासा की स्थापना के बाद अमेरिका में अंतरिक्ष की ज़्यादातर खोज नासा के नेतृत्व में ही हुई है, जिसके अंतर्गत अपोलो यान का चांद पर उतरना, स्काई लैब स्टेशन और अंतरिक्ष शटल जैसे बहुत से बड़े बड़े कार्य शामिल हैं। वर्तमान में नासा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को समर्थन दे रहा है। इसके साथ ही वह ओरियन मल्टीपर्पज क्रू व्हीकल, द स्पेस लॉन्च सिस्टम और केमिकल क्रू व्हीकल के निर्माण और विकास में भी अपना सहयोग देते हुए नजर आ रहा है। नासा की स्थापना की बात करें तो नासा दुनिया की सबसे बड़ी और सफलतम अंतरिक्ष एजेंसी मानी जाती है। नासा ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में बड़े से बड़े मुकाम को हासिल किया है। फिर भले ही वो चंद्रमा पर जाने की बात हो या मंगल पर, नासा ने अंतरिक्ष के बड़े बड़े ग्रहों और उपग्रहों पर जाकर अपनी सफलता को स्थापित करना नासा की खोज का पूरी दुनिया में लोहा मनवाया है। जानकारों का कहना है कि नासा की स्थापना का विचार यूनाइटेड स्टेट्स को अंतरिक्ष के क्षेत्र में मिली लगातार बढ़त से आया। अपनी स्थापना के बाद ही नासा ने अपने पहले उपग्रह एक्सप्लोर 1 का भी सफल परीक्षण किया था। नासा की स्थापना अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डेविड डी एइज़नहावर द्वारा सन 1958 में की गई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, जिसमें लगभग 18,000 कर्मचारी तथा वैज्ञानिक काम करते हैं। तथा आपको यह जानकर हैरानी होगी और गर्व भी होगा कि नासा में कार्य करने वालों में लगभग 36% नासा के वैज्ञानिक भारतीय तथा भारतीय मूल से संबंधित हैं। अभी हमने आपको नासा की स्थापना के बारे में जानकारी दी है। नासा की स्थापना के लिए 29 जुलाई 1958 को नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एक्ट तैयार किया गया, जिस पर अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डेविड डी एइज़नहावर ने हस्ताक्षर कर पारित किया। नासा की स्थापना से पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में होने वाली सभी अंतरिक्ष कार्यक्रमों को नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स यानी कि NACA द्वारा संचालित किया जाता था। नासा की स्थापना के बाद NACA को बंद करके नासा में शामिल कर दिया गया। NACA के विलय के साथ इसमें कार्य करने वाले यानी कि 8,000 कर्मचारियों और $100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक बजट एरोनॉटिक्स प्रयोगशाला और लुइस फ्लाइट प्रणोदय प्रयोगशाला जैसे 3 मुख्य रिसर्च प्रयोगशालाएं और 2 छोटे परीक्षण प्रयोगशाला भी नासा में विलय हो गए, यानी कि उसमें स्थापित हो गए। यानी कि जैसा हम आपको बता चुके हैं, नासा रोजाना अंतरिक्ष से संबंधित नए नए प्रयोगों और खोजों को अंजाम देता है। नासा की स्थापना से आज तक नासा ने बहुत से बड़े बड़े प्रयोगों को अंजाम दिया है, जिनके बारे में दुनिया ने कभी सोचा भी नहीं था। उन असंभव कामों को नासा ने संभव कर दिखाया है। हम आपको कुछ और जानकारियाँ बताएंगे। आपने ऊपर बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त की हैं।
अब इसके अलावा एक पायनियर 10 जो है 1972 और पायनियर 11 1973 में लॉन्च किए गए थे। यह सौर मंडल के सबसे फोटोजेनिक गैस दिग्गज बृहस्पति और शनि की यात्रा करने वाले पहले अंतरिक्ष यान थे। पायनियर 10 सौर प्रणाली के क्षुद्र ग्रह बेल्ट और मंगल तथा बृहस्पति के बीच की चट्टानों की परिक्रमा के क्षेत्र के मध्य यात्रा करने वाली पहली जांच थी। फिर इसके लॉन्च के लगभग 1.5 साल बाद इस अंतरिक्ष यान ने बृहस्पति ग्रह का पहला फ्लाई बाय बनाया। इसने ग्रेट रेड स्पॉट की भी आश्चर्यजनक नज़दीकी तस्वीरें ली। पायनियर 10 की लॉन्च के लगभग 1 साल बाद पायनियर 10 जब लॉन्च किया गया उसके 1 साल बाद ही पायनियर 11 ने बृहस्पति से ही उड़ान भरी और यह शनि पर चला गया, यानी कि उसकी कक्षा से होकर बृहस्पति की कक्षा से होकर वह शनि पर चला गया, जहां इसने इस ग्रह के चारों ओर पहले से अज्ञात छोटे चंद्रमाओं की एक जोड़ी और एक नई अंगूठी की खोज की। यानी कि इसने वहां एक रिंग की खोज की अज्ञात, जो कि अभी तक अज्ञात था। अब इन दोनों ने डाटा भेजना बंद कर दिया था तथा यह अपने सौर प्रणाली से परे अंतरिक्ष में यात्रा कर रहे थे। इन्होंने डाटा भेजना बंद कर दिया और अपने सौर प्रणाली से अंतरिक्ष में यात्रा कर रहे थे। सन 2001 में नासा द्वारा लॉन्च किया गया विल्किंसन माइक्रोवेव एनिस्ट्रोफी प्रोब एंड WMAP भले ही ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन यह अभूतपूर्व सटीकता के साथ बिग बैंग से छोड़े गए विकिरण के तापमान को मापता है। इसने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन में उतार चढ़ाव को मैप करके मनुष्य को ब्रह्मांड की प्रकृति और उत्पत्ति के बारे में कॉस्मोलॉजिकल सिद्धांतों की जानकारी हासिल करने में एक कदम आगे बढ़ा दिया है। अन्य खुलासों के अनुसार WMAP के डाटा ने ब्रह्मांड की उम्र के लिए अधिक सटीक अनुमान लगाया, लगभग 13.7 बिलियन वर्ष बताया और इस बात की भी पुष्टि की कि ब्रह्मांड का लगभग 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी नामक खराब चीज़ों से बना है। वाइजर के बारे में बात करें तो पायनियर के कुछ समय बाद नासा ने वाइजर 1 और वाइजर 2 को लॉन्च किया। इन्होंने बृहस्पति और शनि के बारे में कई महत्वपूर्ण खोज की, जिसमें बृहस्पति के चारों ओर के छल्ले और बृहस्पति के चंद्रमा पर आयोवा की उपस्थिति आदि शामिल है। वाइजर ने यूरेनस के लिए भी दुनिया की सबसे पहली उड़ान भरी। इसने वहां पर 10 नए चंद्रमाओं की खोज की और नेपच्यून को भी जानकारियां एकत्रित की, जहां यह पाया गया कि नेपच्यून वास्तव में खगोलविदों के अनुमान की तुलना में बहुत ही कम वजन का है। दोनों वाइजर क्राफ्ट में कम से कम 2025 तक रेडियो सिग्नल प्रसारित करने की पर्याप्त शक्ति है और अब यह सौर प्रणाली के बहुत किनारे और इंटरस्टेलर स्पेस की शुरुआत का पता लगा रहे हैं। वाइजर 2 वर्तमान में पृथ्वी से सबसे दूर जाने वाली मानव निर्मित वस्तु है, जो वर्तमान में पृथ्वी से सूर्य की दूरी के 100 गुना से भी अधिक और पृथ्वी से प्लूटो की 2 गुने से भी अधिक दूर पर है। अब हम बात करें हबल। नासा के सभी अंतरिक्ष यानों में हबल स्पेस टेलीस्कोप को दुनिया भर में सबसे अधिक ख्याति और मान्यता प्राप्त है। इसकी तस्वीरों ने हर रोज़ लोगों को खुद को, ब्रह्मांड को और अधिक जानने के लिए विवश कर दिया है। इस वेधशाला ने मौलिक रूप से विज्ञान को भी बदल दिया है और इसकी मदद से खगोलीय मुद्दों पर बहुत अधिक गणना की जा सकती है। नासा ने आकाश में पृथ्वी के अंत में टर्बुलेंट एटमॉस्फेयर से परे एक ऑप्टिकल टेलीस्कोप को भेजकर एक ऐसा उपकरण विकसित किया है जो सितारों, ग्रहों, नेबुला और आकाशगंगाओं को हमारे सामने पूरी तरह से विस्तृत रूप में प्रकट कर सकता है। अब हम बात करें स्पिरिट अपॉर्चुनिटी। सिर्फ 90 दिनों के मिशन के लिए बने इन मार्स रोवर ने खुद को विज्ञान की दुनिया में बहुत आगे निकाल दिया है और ये अभी भी लैंडिंग के 5 साल से अधिक समय बाद भी लाल ग्रह पर भाग रहे हैं। स्पिरिट एंड अपॉर्चुनिटी नाम के जुड़वा मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर जनवरी 2004 में इस ग्रह के अपोजिट साइड पर उतरे और तब से ही वे मंगल की सभी सतह पर यात्रा करते हुए क्रेटरों तथा पहाड़ियों में बेरोजगार घूम रहे हैं। उन रोवर्स की प्रमुख खोजों में इस बात का प्रमाण प्राप्त हुआ कि किसी समय मंगल की सतह पर तरल पानी हुआ करता था। अब हम बात करें अपोलो। नासा के सबसे बेहतरीन अंतरिक्ष विज्ञान मिशन की ओर गर्व की बात है कि इस मिशन का श्रेय मशीन को नहीं बल्कि मनुष्य को जाता है। इस मिशन में मानव इतिहास के लिए न केवल इंसान को चंद्रमा पर भेजा गया था, बल्कि अपोलो यात्रा पृथ्वी पर किसी भी आकाशीय सामान मनुष्य द्वारा लाने के लिए पहली बार प्रयोग की गई थी। अपोलो ने चंद्रमा के बारे में हमारी वैज्ञानिक समझ को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया है।
अपोलो अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा एकत्रित किए गए डाटा से हमें यह जानने में मदद मिली कि चंद्रमा कितना पुराना है, इसका भार कितना है, इससे क्या बना है और यह सब कैसे शुरू हुआ होगा। अपोलो 11 का चालक दल जिन्होंने पहला लैंडिंग किया, उसके मुख्य कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग यानी कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग, कमांड मॉड्यूल पायलट माइकल कॉलिंस और लूनर मॉड्यूल पायलट बुज एल्ड्रिन थे। कॉन्स्टेलेशन। आज नासा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी एक अलग ही पहचान बना चुका है। नासा विश्व की अन्य स्पेस एजेंसियों के साथ मिलकर भी कार्य करता है, जिनमें यूरोपियन अंतरिक्ष। तो धन्यवाद आप सभी का। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी ऐसे ही हम नए नए वीडियो लाते रहेंगे आपकी जानकारी के लिए। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।